चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका हेडिंग है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज। की रेट ऑफ फैक्ट की बात करेंगे तो करंट पॉपुलेशन 1.428 बिलियन है यूएनएफपी के हिसाब से। डिकेडल ग्रोथ जो है 17.7% 2001 से 11 के बीच में था। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पॉपुलेशन डेंसिटी 382% 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं। फर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो 2 है, रिड्यूस हो गया, 2 हो गया है। एमएमआर की बात करेंगे तो 97। आईएमआर की बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब 1 लाख में बच्चा डिलीवरी करते समय कितनी मदर्स की डेथ होती है तो 1 लाख में 97। और आईएमआर मतलब हज़ार जो बच्चे हैं 1,000 बच्चे में 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ होती है तो 35.2। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बात करेंगे तो 67.7 है नीति आयोग के हिसाब से। एज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मीडियन एज जो है इंडिया में 28 ईयर है, चाइना में 38 है और जापान में 48 है। यूथ पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 15 से 29 के अंदर पॉपुलेशन जो है यूथ की 15 से 29 27% है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड इसे कहते हैं, कोर है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। एल्डरली पॉपुलेशन जो 60 प्लस है वो 10% है। ये प्रोजेक्ट राइज हो जाएगी 20% हो जाएगी 2050 तक। जेंडर डेमोग्राफी की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो 1020 फीमेल है पर 1000 मेल एज पर एनएचएफएस नेशनल फैमिली सर्वे 5। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करेंगे तो 929 फीमेल है पर 1000 मेल बर्थ के सेक्स रेशियो एट बर्थ। सन मेटा प्रेफरेंस है इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड में देखा जाता है जहाँ जो है स्क्यूड सेक्स रेशियो है और सेक्स रेशियो जो है अनफेवरेबल है वुमेन के लिए, वहाँ सन मेटा प्रेफरेंस प्रेवल कर रहा है। एनीमिया की बात करेंगे तो एनीमिया वुमेन में 57% है। वुमेन जो 15 से 49 एज की है उनमें एनीमिया 57% है। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में 2.98 है, मेघालय में 2.91 है, यूपी में 2.35 है। डीएफआर अबव रिप्लेसमेंट है, जबकि स्टेट जैसे कि केरला 1.8 है, तमिलनाडु 1.8 है, ये लोअर है देन रिप्लेसमेंट रेट। ये स्टाक हाईलाइट करता है स्टाक डेमोग्राफिक डिविडेंड। ग्लॉसरी की बात करेंगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हिस्टोरिक शिफ्ट हो रहा है कंट्री की पॉपुलेशन में, जहाँ हाई बर्थ हाई डेथ रेट से हाई लो बर्थ लो डेथ रेट हो रहा है। ये स्टेज है डेवलप, जैसे पॉपुलेशन डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है जो रिजल्ट होता है शिफ्ट हो रहा है जो पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में उससे। यहाँ वर्किंग ये मेनली जो शेयर होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो लार्जर होता है देन द नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 15 से 64 ईयर की एज के बीच में उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलते हैं, तो वो ज़्यादा होती है अगर, तो उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो 14 साल से छोटी है या फिर 65 ईयर से बड़ी है। डेमोग्राफिक इंटर की बात करेंगे तो ये एडवांस डेमोग्राफिक स्टेज है जहाँ जो कंबाइंड होती कैरेक्टराइज होती है बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रीमली, जहाँ लो फर्टिलिटी रेट है, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है, और जहाँ रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन है, जहाँ मतलब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है उसे हम डेमोग्राफिक विंटर बोलते हैं, ठीक है। ये इससे सीवियर इकोनॉमिक और सोशल चैलेंज आते हैं। टीएफआर की बात करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग की एज में जो है, वुमेन जो 15 से 49 ईयर की एज में है उसको कितने बच्चे होते हैं, उनको कितने बच्चे होते हैं, उसको टीएफआर बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2.1 है। और आईएमआर की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर 1,000 बच्चों में बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें कितने बच्चों की डेथ होती है। एमएमआर की बात करेंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये पर 1 लाख वुमेन में कितने वुमेन जो है मैटरनल डेथ होती है 1 लाख वुमेन में जो बच्चे को जन्म देती है चाइल्ड बियरिंग वुमेन में। फिर पॉपुलेशन मोमेंटम की बात करेंगे तो टेंडेंसी है पॉपुलेशन की टू कंटिन्यू टू ग्रो इवन आफ्टर द फर्टिलिटी रेट हैव फॉलन टू रिप्लेसमेंट लेवल। पॉपुलेशन मोमेंटम मतलब ये हैपन होता है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है ऑलरेडी चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है। डिपेंडेंसी रेशियो जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी रेशियो वो रेशियो पॉपुलेशन जो यंगर है 15 साल से छोटी है या 64 ईयर से बड़ी है, उसका रेशियो का उसका वर्किंग एज पॉपुलेशन से जो 15 से 64 ईयर है उनका रेशियो निकालते हैं तो उसके हम डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड की बात करते हैं तो ये ग्राफिक इलस्ट्रेशन होता है जो शो करता है डिफरेंट एज ग्रुप पॉपुलेशन में। ये फॉर्म करता है शेप ऑफ पिरामिड जहाँ पॉपुलेशन जो है ग्रो करती है। ये शेप जो रिवील करता है एज से स्ट्रक्चर को, फ्यूचर ट्रेंड को। पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात करेंगे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और मेजरमेंट। इंडिया जो है उसने ओवरटेक किया है चाइना को, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है यूएन पॉपुलेशन एस्टिमेट के हिसाब से। इंडिया जो है रीच कर रहा है 142 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की। कैसे पॉपुलेशन मेजर किया जाती है, प्राइमरी सोर्स जो है पॉपुलेशन डेटा का वो डेसेनियल सेंसस है। सेंसस एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है जो प्रोवाइड करती है डिटेल स्नैपशॉट डेमोग्राफिक सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पॉपुलेशन की। 2021 का सेंसस जो है मार्क डिपार्चर है।
डिपार्चर है जो ट्रेडिशनल डेटा कलेक्ट करने की मेथड जो थी, ये इनकॉर्पोरेट करता है डिजिटल डेटा कलेक्शन, ये अलाउ करता है ऑनलाइन पार्टिसिपेशन फर्स्ट टाइम, ये इंक्लूड करता है ओबीसी डेटा को सिंस 1931, और इन ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करता है, यूज़ करता है 18 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश। क्वेश्चन है जो है 31 क्वेश्चन टॉपिक पे होंगे, जैसे इंटरनेट एक्सेस हो गया, एलपीजी कनेक्शन हो गया, रिफ्लेक्ट करेगा सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस। नेशनल पॉपुलेशन सेंसस जो है यूजुअली 10 साल में कंडक्ट होता है, 2 का डेटा कलेक्शन होता है। इंडिया में सेंसस कंडक्ट किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सेंसस जो है हेल्ड हुआ था 2011 में, और सब्सिक्वेंट एक्सरसाइज जो शेड्यूल थी 2021 में, कोविड पेंडेमिक के कारण सेंसस नहीं हो पाया, अब कंडक्ट किया जाएगा 2027 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंस क्या होता है, सेंसस जो है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में सोसाइटी को। कंसिक्वेंस जो है, कंसिक्वेंस क्या होता है रिलेट सेंसस के, डिप्रीवेशन होता है, इंटाइटलमेंट से डिप्राइव करता है, डिले जो होगा अपडेटिंग में डेटा वो एक्सक्लूड करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ एडिशनल पीपल जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन को एक्सेस कर सकते हैं, उनको डिप्राइव कर रहा है। दूसरा रिसोर्स अलोकेशन का इश्यूज होता है, डिलेड सेंसस जो होता है उससे इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्स का। डिबेट है कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट सेंसस जो है सिस्टमिक कलेक्शन है डेटा का ऑन इंडिविजुअल की कास्ट आइडेंटिटीज के बेस पे नेशन वाइड। कास्ट इन्यूमरेशन हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस सेंसस कास्ट इन्यूमरेशन जो है रेगुलर फीचर था बिफोर इंडिपेंडेंस 1951 से, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया एक्सेप्ट एससी एसटी। 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया स्टेट को कंडक्ट करने के लिए सर्वे और कंपाइल करने के लिए स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट ओबीसी की। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ, और रिसेंट स्टेट सर्वे स्टेट जैसे कि बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना ने रिसेंटली कंडक्ट किया अपने ओन कास्ट सर्वे को। ये परसिस्टेंट पॉलिटिकल और सोशल डिमांड है, कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ऑफिशियली अप्रूव की है, इसने कंक्लूजन होना चाहिए कास्ट एनुमरेशन का अपकमिंग नेशनल सेंसस में। फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है, इससे हमें एक्यूरेट डेटा मिलता है, पॉलिसी फॉर्मेशन में रिसेव करती है हमारे अफर्मेटिव एक्शन को। सब कैटेगराइजेशन हो सकता है ओबीसी का ये इनेबल करेगा कैटेगराइज सब कैटेगराइजेशन विद इन द ओबीसी, जैसे रिकमेंड की गई थी जस्टिस रोहिणी कमेटी के द्वारा। उसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिविटी प्रमोट होगी। अगेंस्ट क्या है, ये रीइंफोर्स करेगा कास्ट आइडेंटिटीज़ को, ये रिस्क करेगा पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी का इशू है, माइक्रो कोटा फ्रेगमेंटेशन होगा जो सोशल को हार्म करेगा, सोशल कोहेशन को डिस्प्रोपोर्शनली एक्सक्लूड करेगा माइनॉरिटीज़ को विद इन द बैकवर्ड क्लास। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटीज़ है, कोई नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है कि कास्ट रिजर्वेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। ये लीगल इश्यूज रेस करता है रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन के इश्यूज़ के लिए और सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेस करता है। सजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइज कास्ट लिस्ट होनी चाहिए, डेवलप करना है यूनिफाइड कास्ट लिस्ट, डेटा वेरिफिकेशन और ग्रीवेंस एड्रेसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, और एआई फॉर सॉर्टिंग और एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का यूज़ करना चाहिए। कास्ट सेंसस जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा रिप्रेजेंटेशन और पॉलिसी टारगेटिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। हाउएवर ये इसको एक्सक्लूड करना चाहिए, इट मस्ट बी एक्सक्लूड एग्जीक्यूटेड, या एग्जीक्यूटेड करना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड के साथ, प्रिवेंट करने के लिए पॉलिटिकल मिसयूज ना हो सके इसका, और इंश्योर करना चाहिए कि डेटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। की डिटर्मिनेंट क्या है पॉपुलेशन चेंज के, पॉपुलेशन साइज और कंपोजिशन जो है डिटर्मिन किए जाते हैं 3 फंडामेंटल प्रोसेस से। पहला फर्टिलिटी कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं, तो फीमेल की एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एज ऑफ मैरिज, पॉवर्टी, इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सेस और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से फर्टिलिटी जो इंडिया में 2 हो गई है पर वुमेन, ये 2.2 थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 2 हो गई है। डिक्लाइनिंग है फर्टिलिटी, इंडिया में फर्टिलिटी रेट जो है डिक्लाइन कर रहा है, ये स्टडी डिक्लाइन जो है रिसेंट डिकेड में। ब्रेक डाउन की बात करें सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या है, तो एजुकेशन बढ़ रहा है पर्टिकुलरली वुमेन के अंदर। केरला में हाई फीमेल लिटरेसी है तो टीएफआर जो है लो है, ठीक है। इम्प्रूव हेल्थ केयर और चाइल्ड सर्वाइवल रेट जो है इम्प्रूव हुए। आईएमआर एमएमआर डिक्लाइन हुआ है। अर्बनाइजेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग, अर्बन लाइफ जो है मोर एक्सपेंसिव है, हाउसिंग और एजुकेशन कॉस्टली है, इसलिए चिल्ड्रन सिटीज़ में रेस किए जाते हैं, उनको वो फाइनेंशियली बर्डनसम होता है, जिससे कपल जो है ऑप्ट करते हैं स्मॉल फैमिलीज़ के लिए। जैसे महाराष्ट्र में हाईली अर्बनाइज स्टेट है, टीएफआर जो है 1.4 है, जबकि बिहार जो लेस अर्बनाइज है वहाँ टीएफआर जो है 3 है। सोशो कल्चरल फैक्टर भी होते हैं जो शिफ्टिंग हो रहा है, जेंडर नॉर्म में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है। दूसरा है फर्टिलिटी, पहला हो गया। दूसरा मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ जो होती है पॉपुलेशन के अंदर, मोर्टेलिटी रेट जो है, फ्रिक्वेंसी ऑफ डेथ जो है स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, वो क्रूड डेथ रेट जो है ये कैलकुलेट की जाती है टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन ओवर ए ईयर। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्लाइन हुआ है, अब 20 ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। 1000 में कितने बच्चे जो है उनकी डेथ होती है 1 साल के अंदर अंदर, जन्म होने के 1 साल के अंदर अंदर। एमएमआर की बात करेंगे तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख वुमेन के अंदर कितने वुमेन जो है उनकी डेथ हो रही है जो चाइल्ड को बर्थ दे रही है। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है हाई मेटरनल मोर्टेलिटी की इंडिया में, पहला है पेट्रियार्की, दूसरा अनप्लान प्रेगनेंसी होती है, ऑब्स्टेट्रिक कॉज है,
चौथा प्रेगनेंसी रिस्क है, लिटरेसी लो लैक ऑफ अवेयरनेस है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल फैक्टर है मतलब इंसफिशिएंट फंडिंग है, पुअर इंप्लीमेंटेशन होता है, हेल्थ केयर की इनक्वालिटीज़ है, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से मैटरनल डेथ होती है, इनक्वालिटीज़ है हेल्थ केयर की सर्विस में, लो इनकम कंट्रीज़ में एमआर हाई है एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़, सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज होती है, इससे चाइल्ड मैरिज अगर एडोलेसेंट है जिनकी मैरिज जो है 15 साल से पहले हो जाती है, वहाँ जो है जो रिस्क रहता है मैटरनल मोर्टेलिटी का वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी के फैक्टर क्या क्या है, पहला इम्यूनाइजेशन, लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है, हेल्थ केयर की एक्सेस लो है, अर्ली मैरिज हो जाती है, मिसयूज़ होता है टेक्नोलॉजी का जैसे सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर है जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉवर्टी है, एजुकेशन लो है, पुअर लिटरेसी है, हेल्थ केयर में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर की बात करेंगे तो इफेक्टिव एजुकेशन नहीं होता है, हेल्थ केयर जो है वो सब स्टेट लिस्ट में आता है, बॉटल नेक्स है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, बजटरी एलोकेशन जो है लो है, ये फैक्टर्स है। तीसरा है माइग्रेशन फैक्टर, पहला हमने पढ़ा फर्टिलिटी जो है वो इफेक्ट क्रिएट करती है पॉपुलेशन में, दूसरा है मोर्टेलिटी और तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन, इंटरनल माइग्रेशन जब विद इन द कंट्री आते हो, इंटरनेशनल माइग्रेशन ये चेंज नहीं करता है टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की, पर मेजर फैक्टर है चेंज करने में साइज और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन किसी भी रीजन में। इंपॉर्टेंट थ्योरीज की बात करेंगे तो माल्थ्यूस की थ्योरी है, माल्थ्यूस ये आर्ग्यू करता है पॉपुलेशन जो अनचेक्ड ग्रोथ होता है उसका ज्योमेट्रिक रेट में, जबकि फूड सप्लाई जो इंक्रीज हो रही है अरिथमेटिक मीन में, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है 1 2 4 6, तो वो ज्योमेट्रिक मीन है, और पॉपुलेशन जो है अरिथमेटिक मीन, पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज हो रही है और फूड सप्लाई जो है वो अरिथमेटिक मीन से इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, इम्बैलेंस होगी, ओवर पॉपुलेशन होगा। और ये करेक्ट किया जा सकता है पॉजिटिव चेक से, जिसमें आता है फेमिन और डिजीज और वॉर आती है, और प्रिवेंटिव चेक आते हैं जिसमें मोरल रेस्ट्रेंट होता है, लेट मैरिज होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ इसने उसने बारे में कहा ही नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ के बारे में इसने माल्थ्यूस ने कहा ही नहीं है। फिर दूसरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है पॉपुलेशन चेंज को, ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है जहाँ शिफ्ट होता है हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ दो डेथ में एक कंट्री डेवलप करती है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल स्टेट टू इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी। ये थ्योरी आउटलाइन करती है डिस्टिंक्ट स्टेजेस जहाँ कंट्री पास होती है, जिससे कंट्री पास होती है। पहला स्टेज होता है जहाँ हाई बर्थ और हाई डेथ रेट है, दूसरा स्टेज में बर्थ रेट हाई है पर डेथ रेट डिक्लाइन हुई है, तीसरे में बर्थ भी डिक्लाइन हुआ है, डेथ रेट भी डिक्लाइन हुई है, चौथे में जो है लो बर्थ और लो डेथ रेट रहता है। पहले में जो है स्टेबल पॉपुलेशन रहती है, स्लो इंक्रीज होता है, दूसरे में रैपिड इंक्रीज होता है, तीसरे में इंक्रीज होता है पर स्लो डाउन होता है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और चौथे में जो है फॉलिंग है और स्टेबल है। ये डिवाइड जो है इसका मतलब होता है इंडिया जो है फॉर्मुलेट कर रहा है टू सेट ऑफ पॉलिसीज, क्रिएट कर रहा है जॉब और प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन फॉर द यूथ बल्ज इंडिया में। नॉर्दर्न में जो है यूथ बल्ज हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी और जेनेटिक हेल्थ केयर की जरूरत है, क्योंकि साउथ में जो है पॉपुलेशन एजिंग हो रही है। तो इंडिया में दो ट्रेंड दिखे जा रहे हैं, नॉर्थ में जो है पॉपुलेशन यूथ बल्ज हो रहा है, और साउथ में जो है पॉपुलेशन का एजिंग हो रही है और पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अंडरस्टैंड करना पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को, पॉपुलेशन पिरामिड है उसके लिए, इसमें एज और सेक्स कंपोजिशन पॉपुलेशन के जो उसको ड्रॉ किया जाता है, ये शेप प्रोवाइड करता है क्रूशियल इंसाइट कंट्री के डेमोग्राफिक पास्ट और फ्यूचर पे। एक्सपांसिव पिरामिड होता है जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेस अगर वाइड है तो एक्सपेंसिव है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पिरामिड है नैरो बेस से अगर, जहाँ लो बर्थ है तो एजिंग पॉपुलेशन को शो करता है। स्टेशनरी पिरामिड होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है, यहाँ इंडिकेट करता है लो बर्थ और लो डेथ रेट, और ये स्टेबल पॉपुलेशन को डिनोट करता है। एक्सपांडिंग पिरामिड, यहाँ बेस वाइड है। स्टेशनरी पिरामिड, बेस और टॉप सेम है। कॉन्ट्रैक्शनरी पिरामिड जहाँ बेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी पिरामिड जहाँ बेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया पॉपुलेशन जो है ग्रो कर रही है, ट्रेमेंडसली ग्रो की है रिसेंट डिकेड में। अंडरस्टैंड करना अंडरलाइंग रीजन जो है वो ब्रेक डाउन कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला है सोशल फैक्टर की बात करेंगे तो हाई फर्टिलिटी है इंडिया में, फैमिली प्लानिंग नहीं है, हाई बर्थ है, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ के कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं करना है। फिर है लो लिटरेसी रेट लो है, चाइल्ड मैरिज हो जाते हैं, ठीक है। स्टिल प्रैक्टिस होते हैं सम पार्ट ऑफ द कंट्री में, डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, लो डेथ रेट है, इससे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है पर्टिकुलरली चिल्ड्रन और न्यूबॉर्न्स के लिए, ठीक है। नेचुरली पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है एज मोर लाइफ्स लिव टू इन टू एडल्टहुड। उसके अलावा कल्चर फैक्टर की बात करें तो सन मेटा प्रेफरेंस है। उसके अलावा रिलीजियस बिलीफ्स है, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ है कि हम जो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन फैमिली साइज डिसीजन रिलीजन के बेस पे रिलीजन के ऊपर छोड़ दिया जाता है, इसमें इंटरवेंशन जो है सही नहीं माना जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करेंगे तो पॉवर्टी जो है इन सम केसेस चिल्ड्रन जो है देखे जाते हैं एडिशनल लेबर की तरह, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह देखे जाते हैं रूरल एरिया में, और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी है। तो फैमिली है ना रिलाई करती है, चिल्ड्रन जितने ज़्यादा होंगे ओल्ड एज में उतनी जो है जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा होगी।
अब बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इंडिया की अपॉर्चुनिटी और चैलेंज। अंडरस्टैंड करना इंडिया की यूथ बल्ज। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये पोटेंशियल है इसका एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ को, पोटेंशियल है कि ये एक्सीलरेट कर सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे डिक्लाइन होगा दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन अ कंट्री बर्थ और डेथ रेट। जो रिलेटिव कब होता है, जब कंट्री के बर्थ और डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है और सब्सिक्वेंट चेंज हो रहा है एज स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन की। फर्टिलिटी फॉल करती है तो शेयर ऑफ यंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, जबकि शेयर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का वो इंक्रीज होगा। इससे लोअर डिपेंडेंसी रेशियो होगा जो सपोर्ट करेगा वर्किंग पॉपुलेशन को और फ्री अप करेगा रिसोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट को हेल्प करेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जब होता है तब होता है जब जो कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्लाइन होगी और वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और डिपेंडेंसी पॉपुलेशन जो है कम होगी, और वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होगी। इंडिया के विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो मीडियन एज जो है 28 ईयर है, वर्किंग एज पॉपुलेशन 68% है, हो जाएगी 68% हो जाएगी 2030 तक यूएनएफपी के हिसाब से। इंडिया के पास अवेलेबल है विंडो जो है 2005-6 से लेकर 55-56 तक है, लॉन्गर है सभी दूसरी कंट्री से लॉन्गर है इंडिया के पास विंडो। यूनिक एडवांटेज है इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया के पास यूनिक एडवांटेज है। टू डिविडेंड है, फर्स्ट डिविडेंड की बात करेंगे तो ये जनरेट होता है डेमोग्राफिक शिफ्ट से, ये इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लार्जर वर्कफोर्स। पहला डिविडेंड तब होता है कि ये इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है, इसका ये इमीडिएट डिविडेंड है, ये हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है इसके कारण हमें मिल रहा है। और दूसरा डिविडेंड तब होता है सिल्वर डिविडेंड है, ये जनरेट होता है जब लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन फ्रॉम द फर्स्ट फेज बिगिन टू एज और एक्यूमुलेट करे सिग्निफिकेंट सेविंग, उनकी सेविंग जो है वो चैनल की जाएगी इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो पहला जो फर्स्ट डिविडेंड तब होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड और दो डिविडेंड होते हैं। पहला डिविडेंड तब होता है जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है वर्क करने की एज में है, तो ये पहला डिविडेंड है। दूसरा, जब वो पॉपुलेशन एजेड हो जाएगी तो उन्होंने जो इन्वेस्ट अपनी जो सेविंग की है वो चैनलाइज होगी इन्वेस्टमेंट की तरह, तो उसे सेकेंड डिविडेंड होगा। अब बात करेंगे चैलेंज क्या है। डेमोग्राफिक जो है वो डिजास्टर डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो गारंटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है जिसे हम इजीली स्क्वेंडर हो सकती है। अगर इंडिया फेल करता है एड्रेस करने में अपने की चैलेंज, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिजास्टर बन सकते हैं। चैलेंज क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इंडिया में, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्राइसिस है, लो ह्यूमन कैपिटल है, हेल्थ और न्यूट्रिशन का इशू है, एनीमिया है, मेल न्यूट्रिशन का इशू है, एजुकेशन लर्निंग आउटकम लो है, असर रिपोर्ट के हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर है, स्किल गैप है, एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में लो है। केस स्टडी की बात करेंगे तो नॉर्थ साउथ डिवाइड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द स्टेट, नॉर्थ साउथ डिवाइड है। साउथ स्टेट जैसे केरला जो है यहाँ टीएफआर जो है लो है, पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, यहाँ डेमोग्राफिक विंडो जो है क्लोज हो रहा है। ठीक है, पॉलिसी चैलेंज है, यहाँ मैनेज करना है एजिंग वर्कफोर्स को और बिल्ड करना है रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी एंड जेरियाटिक केयर। जबकि नदर स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ लार्जर यूथ पॉपुलेशन यूथ बल्ज है, डेमोग्राफिक विंडो जो है लास्ट करेगी लॉन्गर। ये मोर फंडामेंटल यहाँ मोर फंडामेंटल है कि बेसिक हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और क्रिएट करना जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ह्यूमन कैपिटल इंपरेटिव रियलाइजिंग द डिविडेंड, कन्वर्ट करना इंडिया की यूथ बल्ज को जेन्युइन डेमोग्राफिक डिविडेंड में। ये रिक्वायर करता है कि स्ट्रेटेजिक मिशन मोड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में। इसके लिए 3 एसेंशियल पिलर है। पहला तो हेल्थ और न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करना है, एनीमिया को कम करना है, इसके लिए पोषण अभियान है, मिड डे मील स्कीम है। दूसरा है ट्रांसफॉर्म करना है एजुकेशन, इसके लिए शिफ्ट होना चाहिए रोड लर्निंग से, डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडॉप्टिंग स्किल, लर्निंग आउट पे फोकस करना है, इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है। तीसरा है स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप, स्किल गैप को कम करना है, एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करना है, अप्रेंटिसशिप और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रैक्टिस को डेवलप करना है, इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात करेंगे तो पहला है पॉवर्टी पॉपुलेशन नेक्सस। रिलेशनशिप है पॉवर्टी और पॉपुलेशन के बीच में, ये सिंपल वन वे नहीं स्ट्रीट नहीं है पर कॉम्प्लेक्स विशियस साइकिल है। डिबेट है वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है कॉज करती है पॉवर्टी और पॉवर्टी जो है वो ड्राइवर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो ये जो है विशियस साइकिल है। पुअर हाउस होल्ड होते हैं वहाँ लिटिल फूड होता है, अनक्लीन वाटर होता है, नो स्कूल होती है, उससे डिसीज होता है, इन्फेक्शन होता है, कोई एनर्जी नहीं होती, स्किल नहीं होती इनके पास, तो प्रोडक्टिविटी इनकी लो होती है, इनके पास लो इनकम होती है और नो इनकम होती है, तो लो सेल्फ स्टीम होती है और कोई पर्सनल कंट्रोल नहीं होता। तो क्या करते हैं ये, इनका चाइल्ड बर्थ हाई रहता है, सिक एल्डरली रहते हैं और मोर डिपेंडेंट पॉपुलेशन रहती है। आर्ग्यूमेंट क्या है, पहला आर्ग्यूमेंट है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो कॉज करती है पॉवर्टी, इनके पास रिसोर्स कम होता है, तो ये है ना ये सोचते हैं कि लार्जर पॉपुलेशन होगी तो ये हमारे पास ज़्यादा असेट्स होंगे, तो इसलिए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। ये हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कैसे पॉवर्टी को कॉज करता है, तो पहला है रिसोर्स कंस्ट्रेंट, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्स का बर्डन ज़्यादा होगा, लो पर कैपिटा इनकम होगा तो ये बेनिफिट जो है लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा प्रेशर स्टेट के एक्सचेकर पे रिसोर्स पे प्रेशर करेगा,
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, हेल्थ और सैनिटेशन क्वालिटी डिक्लाइन होगी। दूसरा है पॉवर्टी जो है मेन कॉज है पॉपुलेशन ग्रोथ का। यहाँ पॉवर्टी जो होती है उससे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है। पॉवर्टी ज़्यादा है तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी, आईएमआर एमएमआर ज़्यादा होगी। तो फैमिली ये सोचती है कि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे पास एक इंश्योरेंस रहेगा कि एक बच्चा मर गया तो दूसरा है। दूसरा चिल्ड्रन जो है उसे एसेट्स की तरह देखा जाता है, लेबर फोर्स की तरह देखा जाता है। तीसरा सोशल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, फॉर्मल पेंशन नहीं है, तो चिल्ड्रन जो होते हैं उसे ओल्ड एज में माना जाता है कि ओल्ड एज में चिल्ड्रन जो है हमारी सिक्योरिटी की तरह रहेंगे। पेरेंट्स जो है कंसिडर करते हैं चिल्ड्रन को एज अ सोशल सिक्योरिटी इनके ओल्ड एज में। इसलिए पॉपुलेशन पॉवर्टी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। और लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन के पास एजेंसी नहीं, पॉवर्टी नहीं, पॉवर्टी जो है उस अगर पॉवर्टी है तो वुमेन के पास एजेंसी नहीं है, वुमेन एजुकेशन नहीं है, वुमेन के पास एजेंसी नहीं है। तो यहाँ वुमेन के पास एजेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, वुमेन लिटरेसी लो है, तो रिजल्टेंटली क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ये विशेष साइकिल है, ये स्ट्रॉन्गल कॉजल लिंक है पॉवर्टी और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। मोर इफेक्टिव लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटेजी जो है वो कोऑर्सिव कंट्रोल नहीं है, पर डायरेक्ट लिंक है पॉवर्टी और डेप्रिवेशन के बीच में। स्पेशली एम्पावर करना है वुमेन को इसके टैकल करने के लिए। केस स्टडी की बात करें तो बीमारी स्टेट, बीमारी मतलब बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये कॉइन किया गया है स्टेट जो जहाँ पुअर डेमोग्राफिक और हेल्थ इंडिकेटर है। ये स्टेट जो है कंटिन्यू टू हैव बहुत हाई पॉवर्टी है कंट्री में, नीति आयोग की मल्टी डाइवर्सिटी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, और हाई फर्टिलिटी रेट भी है। ये प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड इलस्ट्रेशन कैसे पॉवर्टी और पॉल्यूशन जो है विशेष साइकिल, पॉपुलेशन जो है विशेष साइकिल है, जहाँ सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है हाई फर्टिलिटी जो है रीइंफोर्स करती है एक दूसरे को। अब है ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ पैराडॉक्स। वाइल इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है लो है, 134 रैंक है हमारी 191 कंट्रीज़ में। ये इंडिकेट करता है कि बेनिफिट जो है जीडीपी ग्रोथ को वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, बेनिफिट जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, कमेंसुरेट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, एवरेज सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जॉबलेस ग्रोथ है, इनएडिक्वेट पब्लिक स्पेंडिंग है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ठीक है, हेल्थ में 1.2% है, एजुकेशन में 2.9% जीडीपी का। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से जैसे डीप सीटेड इनइक्वालिटी, कास्ट, जेंडर और रीजन बेस्ड मार्जिनलाइजेशन हो रहा है लोगों का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट की जा रही है वो बैलेंस और इक्विटेबल सस्टेनेबल नहीं है। तो इडिकेट करने के लिए पॉवर्टी बाय लिबरेटिंग फ्रॉम डेप्रिवेशन, कोर आइडियाज अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी। ये फ्रेमवर्क कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो असिस्ट किया जाना चाहिए न केवल इनकम के बेस पे और जीडीपी बेस पे, पर ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ कितनी इंप्रूव हुई, रियल फ्रीडम मिला है कि नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि नहीं मिली अपनी लाइफ को इंजॉय करने के लिए, उस हिसाब से जो है कोर आइडिया होती है कि डेवलपमेंट को असेस किया जाना चाहिए। पॉवर्टी एज ए कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, पॉवर्टी एज ए कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉवर्टी जो है मेयरली लैक ऑफ इनकम नहीं है, पर ये डिप्राइव करता है बेसिक कैपेबिलिटी से हमें। एक पर्सन जो पुअर है वो लैक करता है फ्रीडम, उसके बाद उसके बाद एक पर्सन लैक ऑफ फ्रीडम होता है, पर्सन जो पुअर होता है उसके पास लैक ऑफ फ्रीडम होता है, लैक ऑफ एजुकेशन होता है, लैक ऑफ लिटरेसी होती है, पुअर हेल्थ होती है, मेल न्यूट्रिशन होता है, पॉलिटिकल वॉइस नहीं होती, सोशल एक्सक्लूजन होता है, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं होती। ये एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन पॉवर्टी इरिकेट करने के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि हम लिबरेट करें पुअर को डेप्रिवेशन से। एग्जाम्पल 1, एजुकेशन। सिंपल एक पर्सन को कैश दे, एक लिटरेट पर्सन को अगर हम कैश देते हैं तो उसे टेम्परेरी रिलीफ देगा, पर हम उसे एजुकेशन देते हैं तो वो लिबरेट करेगा उसे डेप्रिवेशन से, इलिटरेसी के डेप्रिवेशन ऑफ इलिटरेसी से उसे लिबरेट करेगा। इसलिए कैपेबिलिटी जो होती है ये उसे बेटर जॉब देगी, इन्फॉर्मेशन देगी और इसके हेल्प करेगी इसके करने पॉवर्टी से सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म के लिए। हेल्थ, दूसरा हेल्थ की बात करेंगे तो अगर हम किसी को गुड हेल्थ केयर देते हैं तो वो उसे लिबरेट करेगा फ्रॉम द डेप्रिवेशन ऑफ इल हेल्थ, और क्रिपल करेगा, क्रिपलिंग कॉस्ट जो है प्राइवेट ट्रीटमेंट का उसे उसे लिबरेट करेगा। तो मेजर कॉस्ट है जो फैमिली जो है पॉवर्टी के ट्रैप में फंसती है, क्योंकि हेल्थ केयर का जो एक्सपेंडिचर है वो हाई है, तो उससे वो बचाएगा। ये अप्रोच जो आर्ग्यू करती है कि हमें फोकस करना है ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ हेल्थ, एजुकेशन और एजेंसीज आती है फोकस में। ये मोस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल वे है एरेडिकेट करने के लिए पॉवर्टी को। फिर पॉपुलेशन और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है एक्सर्ट करती है इमेंस प्रेशर नेचुरल इन्वायरमेंट पे। तो रिसोर्स का डेप्लीशन होता है, रिसोर्स पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है नेचुरल रिसोर्स पे, इससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर स्कैसिटी होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन हाई होता है। केस स्टडी बात करें तो बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस, रिसेंट सेवियर वाटर क्राइसिस जो है बेंगलुरु में स्टार का एग्जाम्पल है। पॉपुलेशन इन्वायरमेंट एंड एक्सेस, सिटी जो एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये फ्यूल हुई है आईटी बूम से, इससे रैपिड और अनप्लान अर्बनाइजेशन हुआ है। इम्पैक्ट क्या है, इससे वाइड स्प्रेड इंक्रोचमेंट हुआ है सिटी लेक में, वाटर बॉडीज में जो क्रूशियल रेन वाटर स्टोरेज था और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जरूरी था। कंसिक्वेंस क्या हुआ है, नेचुरल वाटर सिस्टम जो डिस्ट्रॉयड हुई है, ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हुआ है,
सिटी फेस कर रही है एक्यूट वाटर शॉर्टेज, फोर्स कर रही है रेजिडेंट को रिलाई करें एक्सपेंसिव वाटर टैंकर पे। ये क्राइसिस जो है हाईलाइट करती है सीवियर इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज ऑफ सपोर्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल प्लानिंग। जेंडर, एजिंग एंड माइग्रेशन। जेंडर डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन। जेंडर जो है जस्ट वेरिएबल नहीं है बट सेंट्रल एक्सेस है जो शेप करता है और शेप करता है और शेप्ड होता है पॉपुलेशन ट्रेंड से। मिसिंग वुमेन फिनोमेना और स्क्यूड सेक्स इशू क्या है? कॉन्सेप्ट अमर्त्य सेन ने हाईलाइट किया, इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने, कि मिलियन ऑफ द वुमेन जो मिसिंग है फ्रॉम द पॉपुलेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ निग्लेक्ट, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर और मोस्ट सिग्निफिकेंटली सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन हो रहा है इसके कारण। ये डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज है डीप सीटेड सन मेटा प्रेफरेंस जो है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जहाँ सन जो है इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी को और कैरी करते हैं फैमिली का नेम। और ये सीन किया जाता है, मैन को देखा जाता है, बॉयज़ को देखा जाता है एज एज ओल्ड एज सिक्योरिटी। डेटा शो करता है कि बायस जो है रिफ्लेक्ट है एडवर्स सेक्स रेशियो है इंडिया में। सेक्स रेशियो बर्थ जो है एडवर्स है, 929 गर्ल्स पर 1000 मेल होती है, बॉयज़ होती है। ये बिलो नॉर्मल ट्रेंड है, बिलो नॉर्मली जो है 952 होनी चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 था, अब बढ़कर 929 हो गया है, इंप्रूवमेंट हुआ है पर अभी भी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। वुमेन इंपावरमेंट की बात करेंगे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ये डायरेक्ट और स्टेब्लिश कोरिलेशन है वुमेन इंपावरमेंट और डेमोग्राफिक आउटकम में। इंपावरिंग वुमेन जो है मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं और एक ही होते हैं सस्टेनेबल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए। एजुकेशन बढ़ता है तो वुमेन जो है इनके पास एजेंसी बढ़ती है, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, उनका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता है डिसीजन मेकिंग में और लोअर फर्टिलिटी रेट होता है इससे। एजुकेटेड वुमेन जो है मोर लाइकली है कि डिसाइड करेगी स्मॉलर फैमिली और उनके हैव एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेथड। इकोनॉमिक एजेंसी होती है वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, उनके पास ग्रेटर कंट्रोल होता है रिप्रोडक्टिव चॉइस का और इन्वेस्ट करने का हेल्थ में और एजुकेशन में। हेल्थ एक्सेस, एम्पावर्ड वुमेन जो होती है उनके पास बेटर एक्सेस होता है और कंट्रोल होता है ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव्स और मैटरनल हेल्थ केयर सर्विस। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन का लो स्टेटस और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर सोसाइटी में। अगर लोअर कंट्रोल ओवर, अगर उनके पास लोअर कंट्रोल है हाउस होल्ड रिसोर्स में, मूवमेंट और मोबिलिटी में, लीगल और पॉलिटिकल रिसोर्स में, फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट में, फूड न्यूट्रिशन में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में। अगर सन मेटा प्रेफरेंस है तो उससे उनके पास कंट्रोल लो होगा तो उससे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ बढ़ेंगे, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा, लिटरेसी कम होगी, इलिटरेसी बढ़ेगी, मेलन्यूट्रिशन बढ़ेगा, इनएडिक्वेसी टू हेल्थ केयर बढ़ेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा सर्वाइवल और पुअर सर्वाइवल रिड्यूस होगा, पुअर हेल्थ आउटकम होंगे और वुमेन और गर्ल का डेप्रिवेशन फर्दर। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए? पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में आया। ये एड्रेस किया इसने डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को, प्रमोट किया गर्ल एजुकेशन को अप्रोच। ये यूज़ करता है मास मीडिया कैंपेन, चैलेंज करता है माइंडसेट जो सन प्रेफरेंस की और टारगेट प्रोवाइड करता है टारगेटेड इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ स्क्यूड सेक्स रेशियो है। इम्पैक्ट क्या हुआ है, स्कीम को क्रेडिट किया जाता है, इंप्रूवमेंट हो रहा है सेक्स रेशियो में एट बर्थ टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट में। क्रिटिक्स जो पॉइंट आउट करते हैं कि चेंजिंग डीप सीटेड पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो है रिक्वायर करता है सस्टेन लॉन्ग टर्म सोसाइटल एफर्ट बियॉन्ड द गवर्नमेंट कैंपेन। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया जो है ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम यंग कंट्री टू एजिंग कंट्री, रैपिड पेस से हो रहा है। फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन एजिंग में, एक तो है इंक्रीज सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो रहा है ओल्डर एज का, डिक्लाइन हो रही है फर्टिलिटी और रिडक्शन हो रहा है मोर्टेलिटी में। ट्रेंड की बात करेंगे तो 60+ पॉपुलेशन 10% है, 2050 तक ये 20% हो जाएगी। एल्डरली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है फास्टर। की चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो कवर्ड है फॉर्मल पेंशन के अंदर, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इनफॉर्मल सेक्टर जो है जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंगेज है उनको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हेल्थ केयर चैलेंज है, जेरियाटिक हेल्थ केयर के इशूज़ है, राइजिंग क्रॉनिक और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो बढ़ रही है जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, डिमेंशिया हो गया। उसके अलावा सोशल इमोशनल इशूज़ है, ब्रेक डाउन हो रहा है जॉइंट फैमिलीज़ का, माइग्रेशन हो रहा है चिल्ड्रन का, और माइग्रेशन हो रहा है चिल्ड्रन का जिससे इंक्रीज हो रही है सोशल आइसोलेशन, लॉनलीनेस और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एल्डरली के अंदर। फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग की बात करेंगे, वुमेन जो है वो लिव करती है लॉन्गर देन मैन, कंसिक्वेंटली लार्जर पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन जो है विडोज़ है वुमेन है, वो फेस करती है कंपाउंडेड वल्नरेबिलिटीज़, पहले तो पॉवर्टी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और सोशल नेग्लेक्ट। केयर गिवर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, विडोहुड होती है, प्रॉपर्टी राइट के उनके पास नहीं रहते हैं और निगलेक्ट होता है वुमेन की हेल्थ का। माइग्रेशन ट्रेंड और चैलेंज की बात करेंगे तो माइग्रेशन जो है सेंट्रल फीचर है इंडिया के पॉपुलेशन डायनेमिक्स का। ये रिफ्लेक्ट करता है बोथ डिस्ट्रेस और एस्पिरेशन। पैटर्न ऑफ माइग्रेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 4 डिकेड। इंटरनल माइग्रेशन की बात करेंगे तो विद इन द कंट्री होता है और विद इन द सेम कंट्री होता है, और विद इन द सेम कंट्री होता है। ये इन माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है, इन माइग्रेशन हो सकता है, आउट माइग्रेशन हो सकता है। इन माइग्रेशन मतलब इन टू एन एग्जाम्पल, इंटरनल माइग्रेशन बात करेंगे तो
विद इन द सेम कंट्री, विद इन द सेम कंट्री। इन माइग्रेशन हो रहा है, इन माइग्रेशन हो रहा है मतलब कि इनटू एन एरिया, आउट ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो इन माइग्रेशन की बात करेंगे तो इन माइग्रेशन मतलब आ रहे हैं, अगर लोग आ रहे हैं तो ये रीज़न है। अगर यहाँ पॉपुलेशन आ रही है तो यहाँ इन माइग्रेशन हो रहा है, और यहाँ से पॉपुलेशन जा रही है तो ये आउट माइग्रेशन हो रहा है। ये विद इन द कंट्री हो रहा है तो ये इंटरनल माइग्रेशन है। एक्सटर्नल माइग्रेशन आउटसाइड द कंट्री, अगर इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं तो ये इंडिया के लिए एमिग्रेशन है, और यूएस से जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ उनके लिए जो है इमिग्रेशन है। आई इमिग्रेशन मतलब जहाँ लोग जा आ रहे हैं जिसके लिए वो कंट्री के लिए इमिग्रेशन है, और जिस कंट्री से जा रहे हैं उस कंट्री के लिए एमिग्रेशन है। ठीक है, अब बात करेंगे क्यों लोग माइग्रेट करते हैं। तो 2.2 करोड़ इंटर स्टेट माइग्रेंट थे 2001 से 11 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो है माइग्रेशन सबसे पहले मूव विद हाउस होल्ड, 30% जो है मूव करते हैं अपने हाउस होल्ड के साथ, 27% एम्प्लॉयमेंट के लिए, 1% बिजनेस के लिए, 2% एजुकेशन के लिए, 23% जो है 23.69% मैरिज के लिए। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फिर मैरिज, सबसे ज़्यादा जो है हाउस होल्ड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा, फिर मैरिज के लिए। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन। ठीक है, इंटर स्टेट में स्टेट जैसे कि यूपी और बिहार, यहाँ से कंटिन्यूस मेजर सोर्स है माइग्रेंट का। यहाँ से लोग जाते हैं दिल्ली में, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में की डेस्टिनेशन है। इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के कारण होता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, ये डोमिनेंट ट्रेंड जो है देखा जा सकता है कि मेजर सिटी जो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स होता है रूरल एरिया से। ये विटनेस किया है कि हाईएस्ट माइग्रेशन रेट 34% रूरल एरिया से कंपेयर टू रूरल एरिया, यहाँ माइग्रेशन जो है हाईएस्ट होता है। डेटा सजेस्ट करता है कि राइज हो रहा है फीमेल माइग्रेशन में, 47% है एज कम्पेयर टू 10% मेल का माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरिया में। मैरिज जो है, मैरिज के कारण मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है 86% वुमेन का माइग्रेशन मैरिज के कारण होता है। फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्टेट में, जैसे केरला में, जहाँ वुमेन जो है माइग्रेट कर रही है वर्क के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में। ड्राइवर क्या है इंटरनल माइग्रेशन के, पहला इकोनॉमिक फैक्टर, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। लो इन्वेस्टमेंट रूरल एरिया में ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, जिससे अनप्रडिक्टेबिलिटी, वेदर में अनप्रडिक्टेबिलिटी है। लो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, जिससे लोग जो है अर्बन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो एनएसएसओ का 78th राउंड था, उसने बताया कि 57% जो माइग्रेंट है रिपोर्ट किया इंक्रीज इनकम, 46% रूरल एरिया में और 67% अर्बन एरिया में। सोशल फैक्टर है, मैरिज एक फैक्टर है, फैमिली से यूनिफिकेशन ड्राइव करता है लोगों का माइग्रेशन। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज और कुछ प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उसके कारण लोगों का माइग्रेशन होता है। तो क्या फैक्टर है जो जिससे इंटरनल माइग्रेशन होता है, तो सोशो कल्चरल फैक्टर है, जिसमें आता है फैमिली से डिस्ट्रप्शन हो गया, इमोशनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, उसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन, माइग्रेशन हो गया, माइग्रेशन जो है उससे आइसोलेशन होता है। तो इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनल माइग्रेशन से, इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट की बात करेंगे तो माइग्रेशन से क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहला फैमिली में डिसरप्शन आता है, मतलब कि इमोशनल स्ट्रेन आता है लोगों के अंदर, जो माइग्रेट हो गए तो जो लोग रह गए उनके अंदर एडरली स्ट्रेस आ जाता है। उसके अलावा सोशल इंटीग्रेशन का इशू होता है, माइग्रेंट लोग जहाँ जाते हैं वहाँ वो फेस कर सकते हैं, कल्चरल और लैंग्विस्टिक बैरियर फेस करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का इशू आता है, कल्चरल एक्सचेंज का इशू आता है। कल्चरल एक्सचेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर ये प्रमोट कर सकता है डाइवर्सिटी को, और कॉज हो सकता है टेंशन का भी। सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, चेंज होता है सोशल कंपोजिशन में, डेमोग्राफिक शिफ्ट आता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो रेमिटेंस आता है, इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, स्ट्रेन आता है, रिसोर्स पे स्ट्रेन आता है, जहाँ लोग आ रही है वहाँ लोगों का बर्डन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स पे स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर वो पॉपुलेशन जो प्रोडक्टिव नहीं है तो रिसोर्स पे स्ट्रेन बढ़ेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चैलेंज की बात करेंगे, पहला तो है प्रिकेरियस लेबर, 60% जो इंडिया का माइग्रेंट वर्कफोर्स है वो ऑक्यूपेशनली वल्नरेबल है, ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी है, 70% ऑफ माइग्रेट जो है चिल्ड्रन जो माइग्रेंट चिल्ड्रन जो लैक करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, 60% स्लम डेवलपर्स होते हैं, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होता है। ये 25% जो रजिस्टर्ड वोटर है वो न्यू लोकेशन में चले जाते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन डिसइनफ्रेंचाइजमेंट के इशू रहता है। सूरत स्टोरी की बात करेंगे, एक हब है इंटरनल माइग्रेशन का। सूरत जो है गुजरात में प्राइम एग्जांपल है, जहाँ इकोनॉमी जो जिसकी इकोनॉमी बिल्ट हुई है ऑन द बैक ऑफ द मिलियन ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स। पुल फैक्टर क्या है, टेक्सटाइल थ्राइव कर रही है, डायमंड इंडस्ट्री थ्राइव कर रही है। हिस्टोरिकली इसने अटैक किया है मैसिव वर्कफोर्स को स्टेट से, जैसे कि यूपी, बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। रियलिटी, कंटिन्यूस फ्लो जो है माइग्रेशन का वो फ्यूल कर रहा है सिटी की इकोनॉमिक इंजन को। इससे इमेंस चैलेंज है यहाँ, हाउएवर यहाँ इमेंस चैलेंज है, अफोर्डेबल हाउसिंग का चैलेंज है, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर का चैलेंज है माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए जो लीव करते हैं प्रिकेरियस ओवर क्राउडेड इनफॉर्मल सेटलमेंट में। सिटी की रेजिडेंस जो है वो फ्रिक्वेंटली टेस्ट होती है पब्लिक हेल्थ चैलेंज से, जो लिंक्ड है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अपरूटेड विद इन। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि ये फोर्स मूवमेंट होता है पीपल का विद इन देयर ओन कंट्री, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, वायलेंस के कारण और नेचुरल डिजास्टर के कारण। ग्लोबल रिपोर्ट जो है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की वो बताती है कि 76 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंटरनल डिस्प्लेस थे वर्ल्ड वाइड,
रिफ्लेक्ट करता है सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, 71 से 76 हो गई है इंटरनल डिस्प्लेस पॉपुलेशन, मतलब 7.5 करोड़ लोग जो है उनका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इंडिया में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है लैंडस्केप की बात करेंगे तो वाइल साउथ एशिया जो है इंक्लूडिंग इंडिया रिपोर्ट किया है लोअर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2018 में। सिंस 2018 इशू रिमेन कंसर्न रहता है, नॉनदलेस ये कंसर्न है। ये रिडक्शन जो है एट्रीब्यूटेड है टू बिलो एवरेज मानसूनल रेनफॉल और वीकर साइक्लोन सीजन ड्यू टू अल नीनो। हाई वो ये क्रूशियल है, रिकॉग्नाइज करना है कॉम्प्लेक्सिटी विद इन द डेटा। फोर्स फ्रॉम होम डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्यों होता है, डिजास्टर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट होता है। मणिपुर में डिजास्टर, मणिपुर में जो है वॉर कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लाइमेट रिफ्यूज होते हैं, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्लाइमेट चेंज के कारण जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, उसके कारण फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, पीपल जो है लॉस करता है अपनी लाइवलीहुड को। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट पीसफुल सॉल्यूशन नहीं आता ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का, तो उसके कारण लोग जो है डिस्प्लेसमेंट होता है उनका फोर्सफुल। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर से अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होती है या फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस लो होती है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए लोग जो है डिस्प्लेस होते हैं। सपोर्ट फॉर द डिस्प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मीट करने के लिए इमीडिएट नीड जो है डिस्प्लेस पॉपुलेशन की, और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को फोकस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी चाहिए, एजुकेशन की, लाइवलीहुड की, और रीइंटीग्रेशन और रीबिल्डिंग होनी चाहिए उनकी लाइफ की। चेंजिंग नेचर है इंटरनल माइग्रेशन का, चेंजिंग नेचर है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज जो है यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडियन वर्कफोर्स की वो 3.4 मिलियन 2020 में थी, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और डोमेस्टिक वर्कर में, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्रीज जो है यहाँ यूएसए में 2.7 है, 2.7 मिलियन है 2020 में। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके ये कंटिन्यूसली अट्रैक्ट कर रहे हैं स्किल्ड वर्कफोर्स को, मेनली आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और एजुकेशन में। तो शिफ्ट हो रहा है, गल्फ टॉप डेस्टिनेशन है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है और वेस्टर्न कंट्रीज है। ब्रेन ड्रेन, इसके लिए पुश फैक्टर क्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, R&D लो है, यूनिवर्सिटी की फीस हाई है और लिमिटेड टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। पुल फैक्टर, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ क्या क्या अट्रैक्शन है, तो पहला बेटर एजुकेशन है, वहाँ अर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सोशल सिक्योरिटी नेट है, सोशल सेफ्टी नेट है, बेटर प्रॉस्पेक्ट है चिल्ड्रन के लिए, स्मूथर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ। ड्राइवर क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन के, पहला इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है बाहर, एजुकेशन स्किल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ सपोर्टिव होती है। और इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, सोशल इम्पैक्ट ये होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है, एम्पावरमेंट होता है वुमेन का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, रेमिटेंस आता है, ठीक है, एक्सपोजर मिलता है न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है, न्यू आइडियाज़ मिलती है, एक्सपोजर मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे तो रेमिटेंस आता है, ठीक है। और उसके अलावा सपोर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये फ्यूल करता है डोमेस्टिक कंजप्शन को, लोग रेमिटेंस भेजते हैं, जो बाहर क्या वो रेमिटेंस भेजेगा, तो जहाँ इंडिया में लोग रहते हैं उनके फैमिली मेंबर रहते हैं उनको रेमिटेंस आई तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनका कंजप्शन पैटर्न बढ़ेगा, उनको वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इंडिया में भी। ब्रेन ड्रेन वर्सेस ब्रेन ग्रेन की बात करेंगे, अगर यहाँ से एमिग्रेशन होगा, यहाँ से लोग जो प्रोफेशनल है वो बाहर जाएंगे तो इंडिया में क्या होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, और जहाँ लोग जाएंगे वहाँ ब्रेन गेन होगा, ट्रांसफर होगा नॉलेज का, इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का। रिटर्निंग माइग्रेंट जो है वो ऑफर करते हैं, वॉल्यूएबल स्किल लेके अपने साथ आते हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। चैलेंज क्या फेस किए जाते हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट के द्वारा, पहला तो वेज उनका एक्सप्लोटेशन होता है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस रहती है, गल्फ कंट्रीज में पासपोर्ट का इशूज रहता है, ठीक है, पुअर वेजेस रहती है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, कफालत सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा सोशल और कल्चर इंटीग्रेशन में लोनलीनेस, आइसोलेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, कल्चर और लिंग्विस्टिक बैरियर रहते हैं, सेपरेशन होता है, फैमिली से सेपरेशन होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है चैलेंज क्या है, चैलेंज ऑन रिटर्न, जब वो रिटर्न आने लगते हैं तो उनके सिग्निफिकेंट री इंटीग्रेशन में और री इंटीग्रेशन में उनके पास चैलेंज रहता है, ठीक है, उन्हें रेडिली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट वो इंडिया में आने के बाद फेस करते हैं। सिंस माइग्रेशन जो है वो क्रॉस कटिंग सेक्टोरल इशू है, मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट्री इंटरवेंशन जो है डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के द्वारा जरूरी है फैसिलिटेट करने के लिए माइग्रेशन को, इंटीग्रेशन करने के लिए माइग्रेंट का इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ में कंट्री की। इंटरवेंशन जो अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लाया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया है, आयुष्मान भारत स्कीम हेल्थ केयर के लिए लाया गया है। अदर इनिशिएटिव जैसे कि प्रोजेक्ट चंगथी, ये केरला गवर्नमेंट लिटरेसी स्कीम लाई है माइग्रेंट चिल्ड्रन के लिए, लर्न करना है मलयालम को लर्न करने के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड स्कीम देता है माइग्रेंट वर्कर को जो रिटर्न किया अपने गांव में पोस्ट कोविड पेंडेमिक, ये स्किल मैपिंग करती है और लिंक करती है वुमेन को विद सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्टेट लेवल पे इनिशिएटिव जैसे कर्नाटका में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट लाया गया है 2003 का, ये रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन को, वेज को, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लाता है माइग्रेंट वर्कर के लिए, इंश्योर करता है फेयर ट्रीटमेंट और एम्पावर करता है, उनको हेल्प करता है कॉम्बैट करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट।